द केमिकल्स इन अ टैटू। याद है जब जॉनी डेप ने कहा था, मेरा शरीर मेरी पत्रिका है और मेरे टैटू मेरी कहानी है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी त्वचा बेहतरीन टैटू के साथ हमारी कहानी बयान करे, क्योंकि ये देखने में बहुत ही अलग और आकर्षित लगता है। प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक गुफाओं में रहने वाले लोग कालिख, चारकोल और अन्य प्राकृतिक रंजकों से टैटू भी बनाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज आपके टैटू कैसे बनते हैं? रंगीन स्याही कहां से आती है और ये आपके शरीर पर क्या असर डालते हैं? टैटू बनाने वाला शख्स भले ही प्रमाणित हो कि वो कानूनी तौर पर टैटू बना सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई टैटू आर्टिस्ट्स बनाने वालों को ये तक नहीं पता होता कि स्याही में कौन से रसायन होते हैं जिससे काफी नुकसान हो सकता है। कुछ तो सूखे पिगमेंट से ही अपनी स्याही बनाते हैं, और क्योंकि स्याही और पिगमेंट वास्तव में किसी भी सरकारी प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी द्वारा रेगुलेटेड नहीं होते हैं, इसलिए हम कभी नहीं जान पाते कि त्वचा पर टैटू बनाना ठीक होगा या नहीं। अब सवाल ये है कि स्याही बनाने वाले पिगमेंट्स में क्या मिला होता है। कुछ तो प्राकृतिक होते हैं, जबकि कुछ पिगमेंट्स तो कपड़ा, प्लास्टिक या यहाँ तक कि वाहन उद्योग से लाए जाते हैं। 2016 के जॉइंट रिसर्च सेंटर या JRC ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें विभिन्न प्रकार के टैटू पिगमेंट का विश्लेषण किया गया और सबसे खराब इंग्रेडिएंट्स की सूची जारी की गई, जिनमें सबसे खतरनाक है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि PAHs, एक ऐसा रसायन जो ज्यादातर काली स्याही में पाया जाता है, जिसमें कार्सिनोजेंस होते हैं जो त्वचा के लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, एजो पिगमेंट भी है जो स्याही को 60% रंगीन बनाने का काम करते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि एजो पिगमेंट से शुरुआत में कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन समय के साथ उससे कर्क रोग यानी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। 229 टैटू इंक्स के स्विस सर्वे के सर्वेक्षण में भी इसी तरह के खतरनाक संरक्षक पाए गए। स्याही के एक सैंपल में 1/4 त्वचा में जलन पैदा करने वाले बेंजोआइसोथायाजोलिनोन पाया गया और 7% में फॉर्माल्डिहाइड यानी कार्सिनोजेन पाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन टैटू की स्याही में नुकसान पहुंचाने वाले निकल, क्रोमियम और कोबाल्ट होता है। ये बहुत ही अजीब है। क्या आपने कभी सोचा था कि कूल दिखने वाला टैटू आपके लिए खतरनाक हो सकता है? लेकिन घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप टैटू नहीं बनवा सकते। इसके लिए आपको टैटू बनवाने से पहले थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। पहली, आधुनिक हाई क्वालिटी वाले पिगमेंट आमतौर पर विभिन्न धातु के मेटल सॉल्ट से बनाए जाते हैं और अलग धातुओं से अलग खतरा पैदा होता है, यानी कुछ रंग दूसरों की तुलना में असुरक्षित हो सकते हैं। काली स्याही की तुलना में लाल स्याही से कई तरह के रिएक्शंस और बीमारियां हो सकती हैं। काली स्याही कई सुरक्षित स्रोतों से मिल सकती है। नीले और हरे रंग को उच्च गुणवत्ता वाले मेटल सॉल्ट से बनाया जाता है और वो सुरक्षित भी होते हैं, लेकिन आपको उस नीले रंग से दूर रहना है जिसमें कोबाल्ट मौजूद होता है। सफेद पिगमेंट्स जो टाइटेनियम ऑक्साइड से बनाए जाते हैं वो सबसे कम नुकसानदायक होते हैं। वहीं पीले रंग के पिगमेंट को अक्सर हल्दी या कर्क्यूमिन जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन कभी कभी उनसे भी नुकसान हो सकता है अगर उसको गाढ़ा करने के लिए उसमें कोई और पदार्थ मिलाया जाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण सलाह ये है कि आप सस्ते टैटू आर्टिस्ट के पास न जाएं। बहुत ही ध्यान से, काफी ढूंढने और परखने के बाद ही आर्टिस्ट चुनें, क्योंकि सस्ते आर्टिस्ट कभी भी अच्छी क्वालिटी की स्याही इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अपने आर्टिस्ट से हमेशा स्याही के बारे में पूछें, क्योंकि आपका टैटू जीवन भर आपके शरीर पर रहने वाला है। टैटू आपकी कहानी को बयां करता है और आपके दिल के करीब होता है। तो अगर टैटू बनवा ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छी क्वालिटी का टैटू बनवाएं? क्यों, सही कहा ना? हेलो दोस्तों, मैं और सर्किट एक बार फिर हाजिर हैं हमारे चैनल क्यूरियस पंथी में, और आज हम आपको समंदर की सैर कराएंगे। भाई, इश्क समंदर दिल के अंदर। चुप बंदर। हाँ भाई। तुझे पता है समंदर में अर्थ के सरफेस का लगभग 2/3 हिस्सा होता है और इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। भाई, ये सुनकर मेरे हृदय का आत्म विसर्जन हो गया। अभी और होगा, ये सुन। समंदर की औसत गहराई 12,000 फीट से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन समंदर का सबसे गहरा हिस्सा मरियाना ट्रेंच का एक सेक्शन है जिसकी गहराई है 36,070 फीट और उसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं। ये इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसकी गहराई में रखा जाए तो भी उसके ऊपर 1 मील से ज्यादा पानी होगा। इस एरिया का नाम है HMS चैलेंजर। HMS बोले तो हमारे मोहल्ले का शाना। इस गहरी जगह पर सबसे पहले जाने वालों में से हैं जैक्स पिकार्ड, एक फ्रेंच ओशनोग्राफर, और डॉन वॉल्श जो US नेवी के एक लेफ्टिनेंट हैं। लेफ्टिनेंट बोले तो टेंट वाला? नहीं, तू आगे सुन।
उन्होंने 1960 में बैथिस कैप ट्रिएस्ट नामक एक सबमर्सिबल जहाज में लगभग 36,000 फीट की गहराई का सफर किया था। क्या गहरी बात बोली भाई। आगे सुन, ट्रेंच मरियाना टेक्टोनिक प्लेट की वजह से बनी है, जिसके नीचे पैसिफिक प्लेट है। ट्रिएस्ट का परीक्षण करते समय पिकार्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड बलून फाइट का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। किसके बर्थडे का बलून भाई? पता है, नीचे जाने के लिए उन्हें 5 घंटे लगे, पर सतह तक वापस आने के लिए उन्हें 3.5 घंटे लगे। बोले तो स्लो मोशन रिटर्निंग। भाई ये कांच क्यों टूट रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि प्लास्टिक व्यूइंग स्क्रीन में क्रैक पड़ने की वजह से वो सिर्फ 20 मिनट ही नीचे रह पाए। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पृथ्वी पर जीवन की बहुत सी वैरायटीज हैं, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सभी लाइफ फॉर्म्स में से 94% एक्वाटिक है। मतलब अपन इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है? ऐसा नहीं है, तू पॉजिटिव साइड तो देख। ऐसा मानते हैं कि समुद्र में जीवन लगभग 3 बिलियन साल पहले विकसित होना शुरू हुआ था, लेकिन धरती पर सिर्फ 400 मिलियन वर्ष पहले ही इसकी शुरुआत हुई है। भाई ये धरती पे कछुआ कितने पहले आया था? तुझसे भी पहले। वैसे कहा जाता है कि जेलीफिश डायनासोर से भी पहले से है। भाई कितना पहले से है? करीब 650 मिलियन साल पहले से। पता है, अभी तक समंदर के बारे में सिर्फ 5% ही खोज की गई है और संभावना है कि अभी भी हजारों प्रजातियां खोजी जा सकती हैं। भाई बस ना, मैं थक गया। हम अक्सर सोचते हैं कि समंदर की गहराई में जलपरी या डराने वाले जीव होते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कई प्रकार के जीव होते हैं। भाई स्माइल करो ना, फोटो खिंचा रहे हैं। भाई एक आइडिया आला, क्यों ना अपन भी रिसर्च का काम करते हैं। वैसे ये झिंगा रोजेस क्या है? इसका नाम है एथ्रोपॉड्स और इसकी लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। वैसे ये दिखने में झींगे जैसे ही दिखते हैं और इन्हें फोरामिनीफेरा भी कहा जाता है। भाई ये सुनकर तो अपने दिमाग का हेरा फेरा हो गया है। ये है सी क्यूकम्बर्स यानी समुद्री खीरे। ये एक साथ सीवेड समूह से बाहर निकलते हैं। जरूर इनको अकेले डर लगता होगा। नहीं, ये निकलते हैं खाना जुटाने के लिए। समंदर की तह में बहुत समुद्री जीव होंगे, लेकिन लाइट का ना होना और ज्यादा ठंड के साथ साथ भोजन की कमी होने के कारण ये जिंदा नहीं रह पाते। भाई उधर के पॉलिटिशियन भी करप्ट है क्या? पता नहीं, पर ये पता है दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, जिसे मिड ओशन रिज कहते हैं, लगभग 65,000 किलोमीटर की दूरी पर पूरी तरह से पानी के भीतर खींची जा सकती है। भाई उधर रेंट क्या होगा? तू तो वसूली करता है, रेंट कहाँ देता है? बस क्या देगा ना भाई। इतना बड़ा होने के बावजूद समंदर को मार्स या वीनस के मुकाबले कम एक्सप्लोर किया गया है और दुनिया के समंदर में कई हजारों जहाज के टुकड़े मौजूद हैं। तभी तो भाई बोलता हूँ, चलते ना अपन नया बिजनेस करेंगे। आज क्यूरियस पंथी बताएगा आपको कि क्या है देजा वू। आप पहली बार किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आसपास देखते हैं तो आपको वो जगह जानी पहचानी लगती है, जबकि आप वहां पहली बार गए होते हैं। इसे कहते हैं देजा वू। देजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पहले से ही देखा गया। इसमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अभी जो भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, लेकिन वो कब, कैसे, कहां और किस वक्त हुआ इसका पता नहीं चलता है और कभी कभी तो यकीन भी नहीं होता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि देजा वू एक असाधारण संदर्भ है, यानी कि पिछले जीवन के अनुभव। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इसे दिमाग के न्यूरॉन्स का खेल मानते हैं, जिससे गलत बातें जुड़ती और सामने आती हैं। एक अंदाजा ये भी है कि देजा वू दिमाग का खेल है। देजा वू कैसे और क्यों होता है? पूरी दुनिया की 60 से 80% आबादी को देजा वू का अनुभव होता है, लेकिन आखिरकार ये होता कैसे है? आपको हैरानी होगी कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा अचानक ही होता है और बस थोड़े से समय के लिए होता है, और इसके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वैज्ञानिक आराम से एक जगह बैठकर किसी पर रिसर्च नहीं कर सकते। वैसे तो देजा वू से जुड़ी कई थियोरीज हैं, लेकिन हम उनमें से 2 सबसे ज्यादा आम के बारे में बात करेंगे। जाना पहचाना, याद आना और पहचान जाना। एक इंसान नए शहर में आता है और पार्क में घूमने का फैसला करता है। वहाँ उसे झील और झील में तैरती हुई बतखें नजर आती हैं और अचानक उसे लगता है कि वो तो यहाँ पहले भी आ चुका है, लेकिन ये तो नामुमकिन है। तो ये होगा हमारा पहला याद आना और पहचान जाना। इस थ्योरी में हमें पता चलता है कि याद रखने के लिए 2 प्रक्रिया एक साथ काम करती हैं, याद आना और पहचान जाना। हमारा दिमाग आसपास के वातावरण में लगातार ऐसी चीजें ढूंढता रहता है जो जानी पहचानी हो।
जैसे ही कोई ऐसी चीज नजर आती है, हमारा दिमाग उससे जुड़ी पिछली बातों को याद करने लगता है और ये सारा काम हिपोकैम्पस की मदद से होता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो याद रखने और याद करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन कभी कभी जब दिमाग पिछली किसी चीज को याद करता है लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि ये उसने कहाँ और कब देखी थी, तो उसका मतलब होता है कि दोनों ही प्रक्रियाओं में समानता नहीं है और तब हमें वो चीज सिर्फ देखी हुई लगती है लेकिन ये याद नहीं आता कि वो हमने कहाँ देखी है। इसे कह सकते हैं déjà vu। लेकिन इससे भी ये साबित नहीं होता कि जो चीजें हमने पहले नहीं देखी हैं, उनसे हमें ऐसा एहसास क्यों होता है और कभी कभी देखी हुई चीजों का भी हमें एहसास क्यों नहीं होता। ये बात आपको शायद हमारी दूसरी थियरी विभाजित ध्यान के जरिए समझ में आ जाएगी। अब हम उसी पार्क में झूला झूलने के उदाहरण से समझते हैं। जब हम पार्क में किसी एक ही चीज पर ध्यान लगाते हैं तो बाकी चीजें आसपास से कहीं दूर जाने लगती हैं और फिर जब अचानक ध्यान हटाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। हम में से सभी को एक बार ऐसा एहसास जरूर हुआ होगा। जब हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हैं तो यहाँ वहां क्या चल रहा है उससे हमारा ध्यान हट जाता है और हमें ऐसा लगता है कि अभी अभी déjà vu हुआ है। तो आपको पता चल गया कि déjà vu क्या होता है। मच्छर, ऐसे खौफनाक जीव जिनके काटने के बाद आप सिर्फ खुजलाते ही रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो डायनासोर से भी पुराने हैं और ये अंटार्कटिक को छोड़कर किसी भी मुश्किल परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं। हाँ, ये छोटे उड़ने वाले जीव बहुत अनुकूल होते हैं। मच्छरों से आपका सामना तो जरूर हुआ होगा और शायद इस वक्त भी कोई मच्छर आपके आसपास आपको काटने की फिराक में हो। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमें काटते क्यों हैं और इन्हें हमारा खून पीने में क्या मजा आता है। मच्छरों की मौजूदा 3000 से ज्यादा प्रजातियों में से केवल मादा मच्छर ही इंसानों और बाकी मैमल्स का खून पीती हैं और नर मच्छर केवल फलों और पौधों के रस पर ही जिंदा रहते हैं। अब आपके मन में एक अलग सवाल चल रहा होगा कि ये हमें ढूंढते कैसे हैं? वैसे कई सालों तक हम यही सोचते थे कि मच्छर हमें लाइट की मदद से ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो होती है शरीर की गर्मी। मच्छर इंसान के शरीर की गर्मी की वजह से आकर्षित होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसका पता ये 20 मीटर की दूरी से ही लगा लेते हैं। वाह, क्या जासूसी मच्छर है ना? तथ्यों के अनुसार अपना पेट भरने के लिए मच्छरों को सिर्फ 4 मिनट लगते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दरअसल जैसे ही इनका पेट भर जाता है, इनका शरीर खून को प्रोसेस करने लगता है और पानी को बाहर फेंक देता है और इन्हें सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की ही जरूरत पड़ती है और मादा मच्छर अपने शरीर के वजन से 3 गुना अधिक खून पी सकती हैं। क्या क्षमता है इनकी! लेकिन ये ऐसा करती क्यों है? ताकि वो अंडे देने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा कर सके, जिसके लिए उन्हें प्रोटीन और आयरन की जरूरत पड़ती है और वो इन्हें इंसानों के खून से ही मिल सकता है। क्या आप जानते हैं कि वो एक बार में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 सुइयां आपको चुभाते हैं? तो जैसे ही मच्छर अपना शिकार ढूंढ लेते हैं, वैसे ही वो अपने प्रोबोस्किस को आपकी त्वचा में डालते हैं और रक्तवाहिका यानी ब्लड वेसल्स ढूंढनी शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें पहली बार में वेसल्स नहीं मिलती तो उसके बाद भी वो उसे ढूंढते रहते हैं। इनके प्रोबोस्किस में 6 सुइयां होती हैं। उनमें से किनारे की 2 सुइयां तेज चाकू की तरह होती हैं जो इंसान की त्वचा को काटने में मदद करती हैं। 2 सुइयां टिश्यूज को एक दूसरे से अलग रखती हैं और उनमें से एक सुई जिसे लेब्रम कहते हैं वो ब्लड वेसल्स को ढूंढने में मदद करती हैं। इस सुई में 150 से ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं जो सही ब्लड वेसल्स को ढूंढने में मदद करते हैं और इसी से वो खून भी चूसते हैं। बाप रे! अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि 6वीं सुई या हाइपोफैरिंक्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इस सुई से हमारी त्वचा में छेद किया जाता है और लार यानी सलाइवा छोड़ा जाता है, जिससे खुजली और चुभन महसूस होती है। मच्छर की लार में 100 से ज्यादा एंजाइम्स होते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया का काम करते हैं और खून को जमने से रोकते हैं। लगभग सभी इंसानों को मच्छर की इस लार से एलर्जी होती है। जी हाँ, सही सुना, लगभग सभी इंसानों को। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं होती। भाई, वो तो बहुत खुशकिस्मत है। इंसान के शरीर से हिस्टामिन्स निकलते हैं, एक ऐसा रसायन जिससे त्वचा में खुजली और सूजन होती है। और व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, वो लार से लड़ने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से हमारी त्वचा सूज जाती है और खुजली होती है। मच्छर जो लार छोड़ते हैं उससे कभी कभी खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं,
जैसे मलेरिया, जीका, डेंगू और चिकनगुनिया आदि, जिससे करीब 10 लाख लोगों की जानें जाती हैं। बहुत बुरी बात है ये। इनके काटने से खुद को बचाने के लिए हम आपको एक टिप देते हैं। खुशबूदार मोमबत्तियां जलाइए, कुछ पौधे और हर्ब्स लगाइए, साथ में स्प्रेज और रिपेलेंट्स भी रखिए। एक बार करके देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये मच्छर आपसे कैसे दूर भागते हैं।